हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का 14वां चैप्टर रक्त और हमारा शरीर। इसका हम करेंगे सारांश। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो दिव्या है वो अनिल की छोटी बहन है। तो जो दिव्या है वो शुरू से ही काफ़ी कमज़ोर है, वीक है। इधर कुछ दिनों में उसे क्या होता है, हर समय थकान महसूस होती है। उसको ऐसा लगता है कि वो थकी हुई है। उसका मन किसी काम में नहीं लगता। उसकी जो भूख है वो भी कम हो गई है, काफ़ी कम खाना खाती है वो। तो वो अस्पताल गए तो अस्पताल में डॉक्टरों ने उनको देखा और कहा कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी आ गई है, खून की कमी आ गई है। तो उन्होंने टेस्ट करवाने के लिए कहा। जांच कराकर उन्होंने कहा देखते हैं कि क्या निकलता है। तो ऐसा कहकर उन्होंने क्या किया, दिव्या को खून की जांच के लिए पास में एक कमरा था उसमें भेज दिया। वहाँ पर अनिल को अपनी जान पहचान की जो डॉक्टर दीदी थी वो दिखाई दी। फिर क्या होता है, डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया, डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोले, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो जो डॉक्टर दीदी थी उन्होंने अनिल से कहा कि तुम कैसे आए यहाँ पर, कैसे आना हुआ तुम्हारा। तो जो अनिल होता है वो डॉक्टर दीदी को बताता है कि दिव्या को खून की जांच करानी है, इसलिए आपके पास भेजा है। तो ऐसा सुनकर जो डॉक्टर दीदी होती हैं वो क्या करती हैं, दिव्या की उंगली से खून की कुछ बूंदें हैं वो निकालती हैं, एक छोटी सी शीशी में डाल देती हैं और स्लाइड पर लगा देती हैं। फिर वो अनिल से कहती हैं कि तुम कल आकर क्या करना, जो रिपोर्ट है वो ले जाना। तो अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। फिर अगले दिन क्या होता है, जो अनिल होता है वो अस्पताल जाता है तो क्या देखता है, जो डॉक्टर दीदी हैं वो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा स्लाइड की जांच कर रही हैं। तो अगले दिन जो अनिल था अस्पताल गया तो उसने जो डॉक्टर दीदी हैं उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। तो जो डॉक्टर दीदी होती है जो कि अंदर बैठी होती हैं वो अनिल को कहती है, अंदर आ जाओ। तो जो अनिल है वो क्या करता है, अंदर जाता है तो देखता है कि वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड की जांच कर रही हैं। तो जो दीदी होती हैं काम कर रही होती हैं और वो इशारे से जो अनिल है उससे कह देती है कि कुर्सी पर बैठ जाओ। तो वो कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर स्लाइड की जांच जब पूरी हो जाती है, जो डॉक्टर दीदी होती हैं वो क्या करती हैं, साबुन से हाथ धोती हैं, तौलिए से उसको पोंछती हैं फिर अपने हाथों को। तो जो डॉक्टर दीदी होती हैं वो अनिल को बताती हैं कि दिव्या को एनीमिया है। तो वो कहती हैं चिंता की कोई बात नहीं है, दवाई खाएगी कुछ दिन तो ठीक हो जाएगी। तो अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। तो जो अनिल था उसके मन में जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है कि एनीमिया क्या होता है। तो वो दीदी से कहता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं। तो जो डॉक्टर दीदी होती हैं वो कहती हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, मतलब उनका था कि हाँ पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। तो वो कहता है कि एनीमिया से आपका क्या मतलब, पूछना चाहता था कि एनीमिया क्या होता है। तो यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु उसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण हैं
कुछ लाल कण, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं है। तो जो दीदी हैं वो क्या कहती हैं, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि एनीमिया क्या होता है तो तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो जो डॉक्टर दीदी हैं वो बताती हैं कि अनिल, जो रक्त होता है वो देखने में लाल द्रव के समान होता है, किंतु अगर हम इसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो वह भानुमति के पिटारे से कम नहीं होता। भानुमति का पिटारा मतलब उसका जो पिटारा था, बटुआ था, उसमें तरह तरह की चीज़ें होती थी। तो वो कहती हैं मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह होता है जो तरल होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जो तरल भाग होता है, द्रव होता है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। रक्त में दो भाग होते हैं, एक भाग तरल होता है, दूसरा भाग जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। तो जो ये कण होते हैं कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता। जिनका कोई रंग नहीं होता उनको कहते हैं प्लेटलेट्स, बिम्बाणु। तो यह कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यह लाल रक्त कण हैं। फिर जो दीदी होती हैं वो बताती हैं कि ये कण जो होते हैं वो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। फिर जो दीदी होती हैं वो सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड रखती हैं और उसको फोकस करती हैं और कहती हैं कि जो अनिल था उससे कहती हैं कि तुम अब क्या करो, देखो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। तो जो दीदी होती हैं सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाती हैं, उसको फोकस करती हैं सही से। फिर उससे जो अनिल था उससे कहती हैं कि तुम अब क्या करो, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं उनको देखो। तो जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो क्या हैं, लाल रक्त कण हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। तो जो अनिल होता है वो सूक्ष्मदर्शी के नीचे जो स्लाइड लगी होती है उसको देखता है, तो वो आश्चर्य में पड़ जाता है। उसको क्या देखता है कि रक्त की एक बूंद में बहुत सारे कण हैं। तो वो तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण हो सकते हैं। तो वो कहता है कि इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। बालूशाही एक मिठाई का नाम है, तो उसको लगता है कि ये बालूशाही है, ऐसा लग रहा है। तो जो दीदी होती हैं वो कहती हैं, हाँ, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। तो जो दीदी होती हैं वो कहती हैं, हाँ, लाल जो कण होते हैं वो बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। तो ये जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं वो बालूशाही की तरह होती हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल मतलब बीच में दबी हुई होती हैं। तो रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। एक बूंद रक्त में ये लाखों की संख्या में होती हैं। यदि 1 लीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। तो वो कहती हैं अगर हम 1 मिलीलीटर रक्त ले लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। तो इनके कारण ही क्या होता है, हमें रक्त जो होता है लाल रंग का दिखाई देता है। तो ये जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं इसकी वजह से ही हमें जो रक्त होता है, खून होता है, उसका रंग लाल दिखाई देता है। यह कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। तो जो ये लाल रक्त कण होते हैं वो हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। तो क्या होता है, सांस लेने पर साफ हवा से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो शरीर के सभी हिस्सों में जो पहुंचाने का काम होता है वो इन लाल रक्त कणिकाओं का ही होता है। तो ये जो लाल रक्त कण हैं वो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। जो लाल रक्त कण होते हैं उनका जीवन काल 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। कुछ आज हुए, कुछ कल हुए, कुछ उससे अगले दिन हुए। तो जो ये लाल रक्त कण होते हैं
इनका जीवन काल 4 महीने होता है और 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं होते, धीमे धीमे होते हैं। कुछ अभी हो जाते हैं, आज हो जाते हैं, कुछ कल होते हैं, फिर उसके अगले दिन होते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। तो अनिल कहता है इस तरह ये नष्ट होते हैं तब तो कुछ महीने में ख़त्म हो जाते होंगे ये। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली नहीं ऐसा नहीं होता। तो जो डॉक्टर दीदी हैं वो मुस्कुराती हैं, वो कहती नहीं ऐसा नहीं होता कि ये ख़त्म हो जाते हैं। तो शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, तो हमारी बॉडी में हर समय नए कण जो हैं वो बनते रहते हैं और जो पुराने हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं, तो जो नष्ट होते हैं उनके स्थान पर नए कण आ जाते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। तो हड्डियों के बीच का जो भाग होता है मज्जा, उसमें बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कण के निर्माण में लगे रहते हैं। तो कारखाने में क्या होता है, रक्त कण का निर्माण होता है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार हरी सब्जी, फल, दूध आदि में उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो इनके लिए इन कारखानों को क्या होता है, जो ये कारखाने होते हैं जो रक्त कण का निर्माण करते हैं, उनके लिए प्रोटीन, लोहे से बने जो तत्व होते हैं, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हमें कच्चा माल चाहिए होता है, तो इनको क्या चाहिए होता है कारखानों को, प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चा माल। तो ये पौष्टिक आहार जो होता है कहाँ से मिलता है, प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन, सब्जी, जो हरी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं और दूध होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उससे हमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन मिलता है। तो यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। तो क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति ठीक से खाना वगैरह नहीं खाता तो जो कारखाने होते हैं उनको कच्चा माल नहीं मिल पाता। तो नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या होता है, जब ठीक से हम भोजन नहीं करते, प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन जो है हमें नहीं मिल पाता, तो ये जो कच्चा माल है जब नहीं मिल पाता तो क्या होता है, जो रक्त कण हैं वो नहीं बन पाते, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो नहीं बनती हैं, लाल रक्त कण नहीं बन पाते हैं, तो रक्त में इनकी कमी हो जाती है। तो लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया किसे कहते हैं, जब कारखाने जो होते हैं उनको कच्चा माल नहीं मिलता और उसकी वजह से जो लाल रक्त कण हैं वो नहीं बन पाते हैं, तो रक्त में इनकी कमी हो जाती है लाल रक्त कणों की, इसी को हम एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। तो अनिल कहता है अगर हम संतुलित आहार लेते हैं, ठीक से हम खाना खाते हैं, डाइट लेते हैं, तो क्या हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं। तो दीदी कहती हैं हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। तो जो दीदी हैं वो कहती हैं हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक ठीक है कि हम अगर ठीक से खाना नहीं खाते तो एनीमिया हो सकता है, लेकिन एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में पौष्टिक आहार की कमी की वजह से ही एनीमिया होता है। इसके अलावा इस रोग को एक और बड़ा कारण जो है हम कह सकते हैं कि जो ये रोग है वो क्यों होता है, जो पेट में कीड़े होते हैं उनकी वजह से भी यह रोग हो जाता है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जो पेट में कीड़े होते हैं वो कैसे चले जाते हैं हमारे पेट में, जब हम दूषित जल है और खाद्य पदार्थ हैं दूषित, उनको खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जो कीड़े होते हैं, और कीड़ों की वजह से भी एनीमिया हो जाता है। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम खाते पीते हैं उनको पूरी तरह से हमें साफ़ कर लेना चाहिए, तभी खाना पीना चाहिए। तो भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ़ पानी ही पिएं। तो जब हम भोजन करने जा रहे हैं उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। हमारे हाथ गंदे होते हैं, उसमें भी बहुत से कीटाणु होते हैं,
तो जब हम खाना खाते हैं हमारे पेट में चले जाते हैं तो हमें अपने हाथ साफ़ करने चाहिए और हमें साफ़ पानी पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े वे भी हैं जिनके अंडे ज़मीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। तो वो कहती हैं अनिल से कि एक किस्म के कीड़े वो भी होते हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो जो दीदी होती हैं वो क्या बताती हैं कि जो अंडे होते हैं उसमें से क्या होता है, लार्वा होता है वो उत्पन्न होता है। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे जो होते हैं वो त्वचा के संपर्क में आकर हमारी आंतों में अपना घर बना लेते हैं। त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं और आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो इससे बचने का सबसे आसान जो उपाय है वो ये है कि हमें इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। अगर हम शौच जाना चाहते हैं तो हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। तो खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए और नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि जो अंडे जो होते हैं ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, जिनसे कि लार्वा उत्पन्न होता है जो कि हमारी स्किन होती है उसके संपर्क में आता है। जब हम नंगे पैर घूमते हैं तो हमारे त्वचा के रास्ते से क्या होता है, वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं लार्वे और फिर हाथों में अपना घर बना लेते हैं। तो इससे बचने का सबसे आसान उपाय यही है कि हमें इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए और शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु प्लेटलेट्स कण जो होते हैं वो भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है। तो जो अनिल होता है वो कहता है कि आपने तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। फिर वो कुछ सोचता है, फिर वो कहता है कि आपने बताया था कि जो रक्त होता है उसमें सफ़ेद कण भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, तो इनका क्या काम है, अब वो ये पूछता है। तो दीदी कहती हैं सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। तो जो सफ़ेद कण होते हैं उनको सिपाही भी कहते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। तो जो रोगाणु होते हैं जब हमारे शरीर पर अटैक करते हैं तो ये सफ़ेद कण जो होते हैं वो उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। तो जो ये सफ़ेद कण होते हैं बहुत अच्छे से क्या करते हैं, जो रोगाणु होते हैं उनका मुकाबला करते हैं और जो रोगाणु होते हैं जहाँ तक संभव होता है उनको भीतर प्रवेश नहीं करने देते। संक्षिप्त में यह मान लो कि वह बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो जो सफ़ेद कण होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं बीमारियों से, रोगों से। तो बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। तो जो बिम्बाणु होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब हमें चोट लग जाती है अगर ये हमारे शरीर में कम हो जाते हैं तो रक्त बहता रहेगा, तो हमारे शरीर में जो रक्त बहता है चोट वगैरह लगने से उसको जमाते हैं, ये उसमें मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। फिर बताती हैं कि रक्त के तरल भाग में एक विशेष किस्म की क्या होती है, प्रोटीन होती है, और रक्त वाहिका की जो कटी फटी दीवार होती है उसमें मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। तो बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार जो होती है वो भर जाती है, जिससे रक्त बाहर नहीं निकलता। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो रक्त होता है वो कैसे बाहर नहीं निकलता। तो रक्त के तरल भाग में क्या होता है, एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है और रक्त वाहिका की जो कटी फटी दीवार होती है, जब चोट लगती है तो जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं कट फट जाती हैं, तो जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है, मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो इस जाले से चिपक जाती हैं। इस तरह क्या होता है, जो दीवार में दरार आ गई है वो भर जाती है, जिससे कि रक्त बाहर नहीं निकलता, जो खून होता है वो बहना बंद हो जाता है। तो अनिल कहता है दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। तो जो अनिल होता है वो कहता है लेकिन दीदी अगर घाव गहरा होता है तो खून बहता ही चला जाता है। तो हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।
तो अगर खून बहता ही जा रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें जो व्यक्ति है उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ते हैं। तो अगर घाव गहरा है, ज़्यादा चोट लग गई है तो उसको सिलना भी पड़ता है, टाँके लगाने पड़ते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। तो वो क्या बताती हैं, अगर तुम डॉक्टर के पास ले जा रहे हो, तुम्हें टाइम है, तो उस समय जो चोट लगी हुई है उस पर एक साफ कपड़ा कस के बांध देना चाहिए ताकि खून ना बहे। तो दबाव पड़ने से रक्त का बहना क्या होता है, कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर व्यक्ति के बहुत अधिक खून बह रहा है तो वहाँ पर पहले हमें कसकर एक कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि जो खून है वो कम हो जाए बहना। अगर ज़्यादा खून बहता है तो क्या होता है, उसको रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। लेकिन अगर बहुत खून बहता ही चला जा रहा है तो उसको रक्त देने की आवश्यकता हो जाती है। तो अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में भी किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो जो अनिल होता है पूछता है कि अगर किसी को रक्त देना हो तो किसी का भी हम रक्त दे सकते हैं, खून दे सकते हैं उस व्यक्ति को। तो दीदी कहती है, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। तो जो दीदी हैं वो कहती हैं कि हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, मतलब किसी का भी खून ऐसे नहीं दिया जा सकता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 प्रमुख भागों में मुख्य भागों में बांट दिया गया है। तो बताती हैं कि रक्त जो होता है उसके अलग अलग गुण होते हैं, तो विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो जो भी व्यक्ति है जिसको रक्त चाहिए उसका ब्लड ग्रुप क्या है उसकी जांच की जाती है, फिर उसी ग्रुप का जो ब्लड होता है उसको दिया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस समय रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। तो जो अनिल है वो पूछता है कि अगर उस व्यक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति ना मिले जो उसके ग्रुप का हो तो कैसे उसको ब्लड दिया जाएगा। तो ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। तो वो कहती हैं अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए ही जो ब्लड बैंक होते हैं वो बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। तो प्रायः क्या होता है, अक्सर जो अस्पताल होते हैं, बड़े अस्पताल होते हैं, वहाँ पर इस तरह के बैंक होते हैं। वहाँ पर हर तरह के जो ब्लड ग्रुप के ब्लड होते हैं वो रखे जाते हैं। तो हर ग्रुप का वहाँ पर ब्लड होता है, जहाँ इसी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त सुरक्षित रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि समय समय पर रक्तदान करते रहो, दीदी ने कहा। तो दीदी कहती हैं जो ये ब्लड बैंक होते हैं इनका जो ब्लड होता है वो कहाँ से आता है, मतलब हम ही लोग देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए, रक्त देते रहना चाहिए। क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? तो जो अनिल है वो पूछता है, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, रक्त दे सकता हूँ, रक्त का दान कर सकता हूँ? तो जो दीदी होती है नहीं, वो कहती है नहीं, तुम अभी छोटे हो, तुम बहुत छोटे हो। तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, वही रक्तदान कर सकते हैं। तो एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। जो रक्तदान करता है उससे 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। तो वो कहती है प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। यदि इसमें से हम कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं तो क्या होता है, उसको जीवन दान मिल जाता है, उसका जीवन बच सकता है। इससे बड़ी बात क्या होगी, तो दीदी समझाते हुए बोली। तो दीदी बताती हैं कि जो व्यक्ति रक्त देता है उससे क्या होता है, 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि रक्त देने से क्या होगा, उनके अंदर कमजोरी आ जाएगी, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इतना रक्त तो शरीर जो है कुछ ही दिनों में बना लेता है। तो हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। अगर कोई ज़रूरतमंद है जिसको ब्लड चाहिए, अगर हम उसको कुछ रक्त दे देते हैं, उसका जीवन बच जाता है, तो वो कहते हैं इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो जो अनिल होता है वो कहता है कि बड़े होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। तो जो दीदी होती हैं वो प्रसन्न हो जाती हैं, वो कहती हैं शाबाश अनिल, उसकी पीठ ठोकते हुए वो उसको शाबाशी देती हैं। यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया बच्चों। ये लिखा गया था यतीश अग्रवाल जी के द्वारा।
तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो एनीमिया होता है वो क्या होता है, रक्त कैसे बनता है, उसमें क्या क्या होता है, तो हमें रक्तदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि रक्तदान करना बहुत अच्छा रहता है, हमें रक्तदान करते रहना चाहिए। इससे कोई भी व्यक्ति जो है वो बच सकता है, उसका जीवन बच सकता है। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असर एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।